वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल एडुलव्य। हम लोगों ने बेटा एक चैनल लॉन्च किया है जिसमें आपकी एक सिंपल क्विक रिवीजन होगा इन 4 to 5 डेज। आज हम लोग जो पहला फिजिक्स का टॉपिक लिया है वो मैकेनिक्स, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस या अप्रोच हम लोग कैसे रखेंगे, ये 5 दिनों में आपको ये आइडिया पता चले कि हाँ इसके आगे हमें इसके बियॉन्ड, मतलब कि इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में कवर अप करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो भी स्ट्रैटेजी होती है वो हर एक एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। तो ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है और उसके बाद जैसे कि अभी आप लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया होगा, तो बेटा दोनों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग जो पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में वो है आपका मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी स्लाइड्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि इंक्लाइंड सरफेस पे स्लाइड कर रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थीटा, ये एम मास, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। तो याद कीजिएगा बेटा, ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा। एक्सीलरेशन डजंट डिपेंड्स ऑन द मास, ठीक है। ये सिंपल ग्रेविटी के कारण यहाँ पे नीचे फॉल करेगी। तो ये जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं nth का, एस nth इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2n-1, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, बॉडी स्लाइड से डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट। इसका मतलब u की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 0। हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता लगाना है इन nth सेकेंड एंड इन n+1th सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो जल्दी से u की वैल्यू बेटा 0 है, तो u की वैल्यू 0 रखेंगे तो एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2। a/2 हम लोग फाइनली बाद में पुट करेंगे, a/2 2n-1। उसी सिमिलरली Sn+1 Sn+1 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, जल्दी से यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। u की वैल्यू 0 है, a/2 2n की जगह n+1 -1। इसको सॉल्व कीजिए, a/2 2n+2 -1 दैट विल गिव्स a/2 2n+1, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, इन दोनों का रेशियो Sn+1 डिवाइडेड बाई Sn। तो Sn+1 डिवाइडेड बाई Sn विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए, a/2 2n+1 होल डिवाइडेड बाई a/2 2n-1। a/2 कैंसिल हो गया। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपका रिलेशन क्या आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n-1। दिस इज द फाइनल आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे देखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको दी हुई है कि कोई पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और उसमें हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी हुई है। तो y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। एक रिलेशनशिप याद कीजिए, जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तो एक रिलेशनशिप बताया था। तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इसको हम लोग उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो अगर इसमें को कन्वर्ट करना है तो अल्फा एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं बेटा, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। एक ये चीज आ गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम हाइट। मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है,
H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g एंड रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मीन साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। अब इन दोनों को बेटा डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो h अपॉन आर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g आर की वैल्यू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। तो देखिए g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन का कंपोनेंट ये साइन टर्म कैंसिल हो गया। तो देखिए साइन अपॉन कॉस 10 और नीचे क्या आ रहा है 4, तो h इज इक्वल टू 10 थीटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। अब अभी आपने r की वैल्यू निकाली हुई, r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 थीटा की वैल्यू अल्फा और r की वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा, और यहाँ पे 4 पहले से ही है तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू बीटा। तो देखिए कौन सा रिलेशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जब भी क्लैंप वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी बॉडी है उसको मैंने कहीं पे हिंज कर दिया, अगर कोई बॉडी है उसको मैं हिंज कर दूं, उसके बाद मेरे से पूछा जाए कि हिंज करने के बाद कि कौन कौन से फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रहे होंगे, तो हिंज वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दो कंपोनेंट्स में हम लोग फोर्सेस को ले लें। ठीक है, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर मैंने कहा कि कोई भी बॉडी है, अगर ये कोई बॉडी है, इसको मैंने यहाँ पे हिंज्ड कर दिया, तो हिंज्ड फोर्स कितना होगा। हिंज्ड फोर्स बेटा सिंपल याद रखिएगा कि हिंज्ड फोर्स के लिए हम लोग क्या मानेंगे कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक N1 और N2। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे कि हाँ रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी। वैसे ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पुली है वो यहाँ पे आपने क्लैंप्ड किया हुआ है। अगर पुली को अगर यहाँ पे आपने क्लैंप्ड किया हुआ है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे दो फोर्सेस मान लिए जो यहाँ पे क्लैंपिंग के कारण आ रहा होगा। इसको मैंने मान लिया N1 और इसको मैंने मान लिया N2। ठीक, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पुली है, पुली का मास कितना है, स्मॉल m। पुली का मास कितना है बेटा, स्मॉल m, और इससे एक मैंने हैंग किया हुआ है m मास को। अगर मैं इधर ध्यान से देखूंगा तो नीचे की तरफ कितना फोर्स आ जाएगा, mg, ऊपर क्या आ जाएगा, टेंशन। तो ये तो इक्विलिब्रियम स्टेज में है, तो पहला पार्ट क्या आ गया, T इज इक्वल टू mg। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मैं दूसरे वाले पार्ट में चलूं, यहाँ पे अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, सिर्फ इसको देखिएगा, पुली वाले को। ठीक है, पुली का मास एक नीचे लगी रहा है mg, एक इस पे रस्सी है तो रस्सी इस पे एक टेंशन लगा रहा है T। इसको बैलेंस करने के लिए जो हिंज्ड है, जो क्लैंप्ड किया है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, N2। तभी तो बेटा ये बैलेंस होगा ना, इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स चाहिए, तो वो हिंज्ड पार्ट आपको कर रहा है। तो मैंने कहा कि ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, N2। अगर मैं इसको बैलेंस कंडीशन में देखूं तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू mg प्लस T। ये सेकेंड इक्वेशन N2 की वैल्यू निकाल ली। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे फोर्स लग रहा है N1 और बेटा यहाँ पे फोर्स लग रहा है टेंशन, रस्सी से जुड़ी हुई है ना, रस्सी में टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। तो मैं क्या कहूँगा, N1 इज इक्वल टू T, क्योंकि पुली आपकी कहीं पे मूव नहीं कर रही है, इसको आपने क्लैंप्ड करके रखा हुआ है। अगर क्लैंप्ड करके रखा हुआ तो इसका मतलब ये रेस्ट पोजीशन पे होगी और इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, N1 इज इक्वल टू T, N1 इज इक्वल टू T। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, mg प्लस कैपिटल mg, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है कैपिटल mg। मेरे से तो पूछा जाए कि जो क्लैंप्ड किया हुआ है वो कितना नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बेटा अगर जो क्लैंप्ड किया हुआ वो कितना नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अंडर रूट N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपने
एन नेट निकाला, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। अगर मैं n1 स्क्वायर करूँ तो ये देखिए कितना आ जाएगा, n1 स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। n2 स्क्वायर करूँगा तो g को कॉमन ले लीजिए, g स्क्वायर कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, g अंडर रूट के बाहर आ गया और अंदर बचेगा आपका कैपिटल M स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। देखिए ये कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, हाँ, सेकेंड वन इज द करेक्ट, सॉरी इसकी ये रहा, ये देखिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीनियर मोमेंटम आपको दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम के बाद सॉरी, लीनियर मोमेंटम आपको दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स इज गिवन एज। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आपको दी हुई है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। लीनियर मोमेंटम एज द फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू a cos bt I कैप माइनस साइन bt j कैप। ये लीनियर मोमेंटम दिया है, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम इज। सिंपल, जो न्यूटन सेकंड लॉ है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, dp अपॉन dt, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो इसको फटाफट डिफ्रेंशिएट कीजिए तो देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट के, a तो कांस्टेंट है, इसको फंक्शन को बाहर ही रहने दीजिए। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो माइनस b साइन bt I कैप, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो माइनस b कॉस bt j कैप। ठीक है, यहां से देखिए बेटा कॉमन क्या आ रहा है, माइनस b को कॉमन ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ab, अंदर बचेगा साइन bt I कैप प्लस कॉस bt j कैप। ये सिंपल वेक्टर फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा जाए कि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम लोग एंगल निकालते हैं। तो आपको पता है कि a डॉट b, बेटा a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a डॉट b की मदद से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करके देख लें कि f डॉट p क्या देने वाला है। f डॉट p जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो मैं एक ही बार में पहले बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस ए बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी, कॉस बी टी साइन बी टी, कॉस बी टी इंटू साइन बी टी प्लस, और यहाँ पे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन बी टी और वो हो जाएगा कॉस बी टी। तो ध्यान से देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे f डॉट पी की वैल्यू कितनी आ रही है, f डॉट पी की वैल्यू 0 आ रही है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है A particle moves in a straight line with its retardation proportional to its displacement। मेरी की बॉडी है वो रिटार्ड कर रही है। The loss of its kinetic energy for any displacement x is proportional to। मतलब कि अगर बॉडी रिटार्ड कर रही है और उसमें ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें वर्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि रिटार्डेशन दिया हुआ है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी माइनस के एक्स, अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिटार्ड कर रहा है इससे हम लोग माइनस लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे निकालें कि हाँ एनर्जी में कितना लॉस आएगा, उसमें हमें देखना है कि हाँ ये किसके हिसाब से वेरी कर रहा है। बिल्कुल सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मेरे से कहा गया कि एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि बॉडी रिटार्ड कर रही है, तो मैंने क्या लिख लिया, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब मेरे से पूछा जा रहा है लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि एनर्जी में जो भी लॉस हो रहा है उसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो एनर्जी के बारे में अगर सोचिए, काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। तो मतलब कि मेरे को वेलोसिटी का कुछ रिलेशन चाहिए, मेरे को एक्सीलरेशन और एक्स के बीच में रिलेशन पता हुआ है, इसका मतलब मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन को बेटा क्या लिख सकता हूँ, v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, v dv इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। जितना वेलोसिटी में रिलेशन आएगा उसी के हिसाब से हमारा x का प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन निकालना है, सिंपल याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी u मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की मैंने 0 मान ली और फाइनल पोजीशन पार्टिकल की मैंने x मान ली। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, v²/2, तो इसका मतलब 1/2 v² माइनस u² इज इक्वल टू माइनस के तो कांस्टेंट है, के को बाहर ले लीजिए, x ds के कितना हो जाएगा, x²/2, तो ये हो गया जाएगा माइनस के x² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट भी मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। अब इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखिए, इसको मैं क्या लिखूंगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू माइनस mk डिवाइडेड बाई 2 इंटू x², ठीक है। ये जो है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये क्या देगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कि कितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। तो यहाँ पे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा, ये तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। हमसे यही पूछा गया था कि किसके प्रोपोर्शनलिटी में आएगा, तो बेटा ये किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। A disk of mass m and radius r is rolling with an angular speed omega on a horizontal plane as shown in the figure. The magnitude of the angular momentum of the disk about the origin is. हमेशा देखिए एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग निकालते हैं तो याद रखिएगा, जैसे कि हमने जब भी प्योर रोलिंग की बातें कर रहे थे, तो जब हमने यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में भी बात की थी, तो मैंने क्या लिखा था, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है प्लस जो ऑब्जेक्ट है, दो चीज़ों को याद कीजिए, ये पहले मैंने आपको बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेटा ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है, ये कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ, एक टर्म आपको याद दिला रहा हूँ बस, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी है वो आपकी प्योर रोलिंग कर रही है, बॉडी आपकी प्योर रोलिंग कर रही है और मेरे से पूछा जाए ये प्योर रोलिंग कर रही है, बॉडी आपकी लीनियरली भी मूव कर रही है और आपका इसका रोटेशन भी हो रहा है, तो मैंने कहा कि ये VCM है और ये ओमेगा है, ठीक है। अब जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उससे पूछा गया कि इस पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, मैं इस पॉइंट की इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, सेंटर के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, सेंटर के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और ये पार्टिकल लीनियरली मूव भी कर रहा है, तो दोनों चीज़ें इसमें होंगी। तो इसके रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, r इंटू ओमेगा, और ये आपका इधर की तरफ भी मूव कर रहा है, इसका मतलब VCM प्लस r ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो आपकी प्रीवियस स्लाइड का क्वेश्चन था, प्रीवियस स्लाइड के क्वेश्चन में डिस्क आपको दिया हुआ है और डिस्क में लिखा हुआ है कि जो डिस्क है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है
विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी आप लोग निकालेंगे, याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, प्लस एम वी आर, या हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से एम आर क्रॉस वी। याद कीजिए बेटा, दोनों चीज़ें साथ में लेके चलेंगे। याद आ रहा है? अगर सिंपल एक रिजिड बॉडी अपने किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? आई इंटू ओमेगा। लेकिन अगर ये आगे लीनियरली मूव भी कर रहा है, अगर लीनियरली बॉडी मूव भी कर रहा है, मतलब कि आपका ये ऐसे रोलिंग हो रही है, ठीक है, तो बॉडी आपका लीनियरली मूव भी कर रहा है तो इसको ऐसे पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर पार्टिकल अगर सिंपल ऐसे पॉइंट की तरह ट्रीट करें तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एम आर क्रॉस वी। ठीक है, बस इस चीज़ को, बेसिक चीज़ें बेटा इसको याद रखें, डायरेक्शन हमें निकालने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा करूँ तो आई इंटू ओमेगा तो बेटा यही होगा, मतलब कि अंदर की तरफ आई इंटू ओमेगा बेटा क्या होगा? अंदर की तरफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पे हम लोग देखेंगे आई इंटू ओमेगा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंदर की तरफ। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? ये इसको हम लोग पॉइंट की तरह ट्रीट करें, सेंटर ऑफ मास आपका लीनियरली मूव भी कर रहा है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास आपका लीनियरली मूव भी कर रहा है। अ डिस्क ऑफ एम रोलिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, हाँ ये रोलिंग वर्ड है ना, मतलब कि रोलिंग हो रही है, इसका मतलब ये ऐसे आगे की तरफ भी जा रहा है। और इसकी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r इंटू ओमेगा। अब सिंपल ये पॉइंट बताइए, यहाँ पे इसके अबाउट मेरे को निकालना है तो r वेक्टर तो यही होगा ना, r वेक्टर तो यही है। ठीक, तो r क्रॉस v बेटा, r क्रॉस v, r इस डायरेक्शन में, क्रॉस v अंदर की तरफ, और i इंटू ओमेगा ये भी अंदर की तरफ। तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट दोनों को ऐड करूंगा। i बेटा कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस एम आर क्रॉस वी। याद कीजिए इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से कितनी होगी? इसके रेडियस के इक्वल। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा? एम आर वी, वी क्या है बेटा? आर इंटू ओमेगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना? 1/2 प्लस 1 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। बेटा इस चीज़ को ध्यान में रखें, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, अपना आप ही आप लोग प्रेशराइज हो जाते हैं। प्रेशर में मत आइएगा जरा सभी। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ईगल फ्लाइज एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्काई, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ईगल आपका यहां पे फ्लाई करता हुआ जा रहा है। कैरिंग अ माउस एंड रिलीजेस द माउस वाइल इन फ्लाइट, मतलब कि ईगल ने क्या किया? माउस को पकड़ा हुआ है, चूहे को, और वो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ देर के बाद उसने चूहे को रिलीज किया। हाँ, फ्रॉम द ईगल्स परस्पेक्टिव द माउस फॉल्स वर्टिकली विद द स्पीड v1। जब ईगल देख रहा है उसको, ईगल देख रहा है कि ईगल के रेस्पेक्ट में जो माउस है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। बेटा रेस्पेक्टिव में बात हो रही है कि ईगल के रेस्पेक्ट में जो चूहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली नीचे फॉल कर रहा है। From an observer on the ground's perspective, the mouse falls at an angle with speed v2। लेकिन जो ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा है तो उसको लग रहा है कि जो माउस है वो ऐसे, चूहा ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, What is the speed of eagle with respect to the observer on the ground? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी होगी?
बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। v1 यहाँ पे स्पीड दी गई है, v1 आपको दिया हुआ है ईगल के रेस्पेक्ट में, वो बिल्कुल नीचे जा रहा है वर्टिकली डाउन, और v2 स्पीड है माउस की विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर एंगल पे फॉल कर रहा है। तो मेरे को क्या निकालना है, v कि मतलब कि v की वैल्यू कितनी आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं फिगर बनाऊंगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिए फिगर क्या है, ईगल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईगल की स्पीड मैंने v मान ली, ठीक है। ईगल के रेस्पेक्ट में जो चूहा है वो ऐसा जा रहा है, ईगल के रेस्पेक्ट में v1 से, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, तो जो ग्राउंड पे खड़ा है उसने कहा कि ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है, v2 थीटा पे, ठीक। अब थोड़ा सा लॉजिकली बताइएगा, जो v1 है, v1 क्या है, स्पीड ऑफ माउस विथ रेस्पेक्ट टू ईगल, ईगल के रेस्पेक्ट में माउस की स्पीड कितनी है, v1 है, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ एक अलग से, ताकि आपको डायग्राम में भी कुछ क्लियर हो जाए, एक दो स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ माउस विथ रेस्पेक्ट टू ईगल, ये हम लोग क्या लिखते हैं, vm माइनस v ईगल, vme क्या दिया हुआ है बेटा, v1, ये v1 आपको गिवन है, ये v1 वेक्टर है, इज इक्वल टू vm जो माउस है, माउस की तो एक्चुअल स्पीड कितनी है बेटा, माउस की एक्चुअल स्पीड v2 है, जो ऑब्जर्वर था ग्राउंड पे वो ये देख के बता रहा है कि माउस की जो एक्चुअल स्पीड कितनी है वो v2 है, ठीक। तो माउस की आपने कहा कि एक्चुअल स्पीड आपकी v2 है, v2 वेक्टर माइनस ve कितना है, v के इक्वल, ये है एक्चुअल केस आपका, ये बन रहा है, ठीक। थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली देखेंगे, v2 देखिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, v1 प्लस v1 वेक्टर में v वेक्टर को ऐड करूं तो मेरे को v2 मिल जाएगा, v1 वेक्टर में v वेक्टर को ऐड करूंगा तो मेरे को v2 मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यही चीज है ना। तो v1 वेक्टर ये रहा, v वेक्टर ये रहा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, इन्हीं दोनों का तो रिजल्टेंट ये v2 है ना, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लूँ, रिलेशन क्या यूज कर लूँ, v2 क्या लिखूंगा मैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, एंगल तो 90 डिग्री है दोनों के बीच में, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये v2 होगा, ठीक है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मिसप्रिंट है, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। चलिए अभी तक हम लोगों ने सिंपल एक मैकेनिक्स के स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ कॉन्सेप्ट को बस रिवाइज किया।
अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 दिनों में पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट की जाती है, बेटा यहाँ इम्पॉसिबल है। लेकिन हम लोग उतने कॉन्सेप्ट को करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग आगे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। अभी हम लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं आपको इसकी PDF सेंड करूँगा, बेटा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल इसके अलावा जो भी आगे वाले जो कंटेंट हैं उससे रिलेटेड ऐसी शॉर्ट वीडियोस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग वीडियो से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे प्रोसीड करना है। दिन भर अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे हम लोग कंटिन्यूएशन में लेंगे। फ्लूइड्स वगैरह है, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय।